इस बीच जेएनयू कांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज के पास कुछ कोडवर्ड्स हैं जो बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। आइए देखते हैं जेएनयू कांड की नकाब वाली साजिश बेनकाब। क्या जेएनयू में लाल हिंसा का कोड वर्ड 151 था? क्या जेएनयू में 2020 जंग का कोड वर्ड 156 था? जेएनयू कांड की नकाब वाली साजिश बेनकाब। 5 जनवरी को जेएनयू को जंग का मैदान किसने बनाया? 5 जनवरी को जेएनयू में नकाब वाली साजिश किसने रची? 5 जनवरी को जेएनयू में डंडे, रॉड और धारदार हथियार वाले 700 गुंडे कहां से आए थे? क्या व्हाट्सएप के जरिए जेएनयू में हिंसा भड़काई गई? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। जेएनयू कांड के खिलाफ पूरे देश में उबाल, आम से लेकर खास तक सब सड़क पर। जेएनयू के गेट पर राजनेताओं के जमघट भी लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी। तमाम वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि जेएनयू में कोडवर्ड के जरिए हिंसा फैलाई गई। 5 जनवरी को जेएनयू हिंसा के बाद ये 2 तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई। एक वीडियो में चेक शर्ट वाली लड़की, जिसकी तस्वीर को ये कहकर वायरल किया गया कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है और एबीवीपी की कार्यकर्ता है। वहीं दूसरा वीडियो जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष का, जिसमें वो भी नकाबपोशों के साथ हॉस्टल में दाखिल होती दिखाई देती है। जिसके बाद सवाल ये उठे कि हिंसा किसने भड़काई? लाठी डंडे और रॉड से छात्रों से मारपीट किसने की? पहले आपको बता देते हैं वो कोड वर्ड कौन से थे जिसे लेकर नकाबपोश जेएनयू के हॉस्टल में घुसे, और फिर आपको इसका पूरा सच समझाएंगे। मतलब कोड वर्ड 151 और कोड वर्ड 156। बताया जाता है कि यही वो 2 कोड वर्ड जो एक व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट किए गए। बाहर से आए हमलावर इसी कोड वर्ड को लेकर जेएनयू कैंपस में दाखिल हुए और इसी कोड वर्ड के बूते लेफ्ट विंग के छात्रों पर हमला हुआ। लेकिन इसके अलावा भी पुलिस के हाथ कुछ कोड वर्ड्स मिले, जिसके बारे में चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। ये जो बार बार बात है कि कुछ और एफआईआर भी रजिस्टर की गई है, इसमें मैं कैटेगोरिकली आपको बताना चाह रहा हूं कि 5 तारीख के इंसिडेंट से रिलेटेड एक ही एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में। बाकी जो 2 एफआईआर के बारे में बात हो रही है वो एक सर्वर है जिसपे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होस्ट होती हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, उसके डैमेज से रिलेटेड है। वो एफआईआर 4 तारीख को दर्ज की गई थी। सुना आपने, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में भी कोडवर्ड्स का जिक्र किया है। अब हम आपको बताते हैं कि जेएनयू में हिंसा क्यों हुई और उसके लिए कोडवर्ड्स क्यों बनाए गए। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच अगले सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन को लेकर तनाव चल रहा था। लेकिन जब लेफ्ट विंग के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन के सर्वर को डैमेज किया तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया। फिर छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। पेरियार हॉस्टल में रविवार शाम करीब 4 बजे के बाद मामला बढ़ता चला गया। 5 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था जेएनयू में 2 ग्रुपों के बीच में वायलेंस का, और उसके बाद जब पुलिस ने इंटरवीन करके शांति व्यवस्था बनाई है, उसके बाद से जिस समय हम बात कर रहे हैं आज तक कोई फ्रेश इंसिडेंट ऑफ वायलेंस किसी भी पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से रिपोर्टेड नहीं है, जिसमें राइटिंग और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के धाराओं को इन्वोक किया गया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की जा चुकी है और क्राइम ब्रांच की टीम्स ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं और लोकल पुलिस जो भी असिस्टेंस क्राइम ब्रांच को चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में वो प्रोवाइड कर रही है। करीब 7 बजे लाठी डंडों से लैस नकाबपोश भीड़ ने हमला कर दिया। उस समय अंधेरा था, इसलिए काम कर रही हैं और लोकल पुलिस जो भी असिस्टेंस क्राइम ब्रांच को चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में वो प्रोवाइड कर रही है। करीब 7 बजे लाठी डंडों से लैस नकाबपोश भीड़ ने हमला कर दिया। उस समय अंधेरा था, इसलिए कौन राइट और कौन लेफ्ट वाला है उसकी पहचान करना मुश्किल थी। इसलिए कोडवर्ड के जरिए हमलावरों ने किसे मारना है और किसे नहीं मारना है उसे पहचाना और फिर रात के अंधेरे में जेएनयू जंग का मैदान बन गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जेएनयू गुनहगारों ने जिस नकाब के पीछे छिपकर सोचा कि वो बच जाएंगे, लेकिन गुंडों की ये चाल अब नहीं चलेगी, क्योंकि नकाबपोशों की पहचान के लिए भी दिल्ली पुलिस ने एक मशीनी तरकीब ढूंढ निकाली है। कैसे ये सिस्टम काम करता है और कैसे बदमाश शिकंजे में आएंगे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अब नकाब के पीछे से भी सामने आएगा चेहरा। दिल्ली पुलिस का फॉर्मूला उतरेगा जेएनयू के गुंडों का चोला। जेएनयू के नकाबपोश अब गिरफ्त में आएंगे। जेएनयू में बवाल के 50 घंटे बाद भी नकाबपोश हमलावर गिरफ्त से बाहर है। कम से कम 50 वीडियोस खंगाले जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हर वीडियो में बवाल करने वालों ने चेहरा ढका है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी भी काट निकाल ली है। दरअसल दिल्ली पुलिस गुंडों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद लेने वाली है, जिसकी मदद से ये साफ हो जाएगा कि आखिर वो गुंडे कौन थे। जो गुंडे ये सोच रहे थे कि नकाब के पीछे का चेहरा कभी सामने नहीं आएगा, उनके गुनाह कभी बेपर्दा नहीं होंगे, उनका चेहरा जल्द ही सामने आने वाला है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस जिस तकनीक की मदद लेने वाली है वो काम कैसे करती है। दरअसल हम और आप एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन कंप्यूटर केवल नंबर की भाषा समझता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके चेहरे पर कई नंबर्स छिपे हैं। इन नंबर्स को कहते हैं फेशियल फीचर्स, लेकिन हमें तो चेहरे पर कोई नंबर्स नहीं दिखते। फिर सॉफ्टवेयर को कैसे दिख जाते हैं, ये भी आपको बताते हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, अब वो जानिए। यह आपका चेहरा नापने का काम करेगा। नापा कैसे जाएगा, अब ये समझिए। दोनों आंखों के बीच की दूरी क्या है, नाक की लंबाई क्या है, नाक की चौड़ाई क्या है, माथे से लेकर दाढ़ी तक के बीच में कितना गैप है, ये सब कुछ नापा जाएगा, जिसके जरिए इस सिस्टम में गुंडे बेपर्दा होंगे। इस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा, जिससे गुंडों के चेहरे सामने आ जाएंगे। कुछ इसी तरह हर चेहरे का फेशियल सिग्नेचर तैयार होता है, और जैसे ही सॉफ्टवेयर में किसी का चेहरा डाला जाता है, वो चेक करता है कि इस चेहरे का फेशियल सिग्नेचर डेटाबेस में मैच हो रहा है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इस सिस्टम के जरिए अगर नकाब पहना हुआ था, नकाबपोश बदमाश थे, तो कैसे पहचाना जाएगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझेंगे कि ये सिस्टम किस तरीके से हेल्प करने वाला है दिल्ली पुलिस की। ये देखिए, यहाँ एक शख्स आता है, इसके मुंह पर मास्क है, लेकिन ये सिस्टम काम करेगा। इसकी फोटो यहाँ ली गई है और ये सिस्टम ये पहचानने की, जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इसका एक्चुअल फेस होगा क्या, और ये सटीक रिजल्ट तभी दे पाएगा जब इसके पास ज्यादा से ज्यादा डेटाबेस होता है। इसके साथ ही साथ सिस्टम एक्यूरेसी भी बताता है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि कितने % चांस है कि ये उसी इंसान का चेहरा है जिसकी हमें तलाश है। ये भी पहचान की जाएगी, उसका भी मिलान किया जाएगा। एक रिसर्च में सामने आया है कि जो चेहरे नकाब से ढके होते हैं, उन्हें पहचानने की एक्यूरेसी करीब 77% ठीक होती है, जबकि नकाब और टोपी पहने लोगों को 69% एक्यूरेसी के साथ पहचाना गया। लेकिन टोपी, नकाब और चश्मा तीनों पहने लोगों को पकड़ने के चांस केवल और केवल 55% थे। मतलब 5 जनवरी को जेएनयू में कोहराम मचाने वाले नकाबपोश, जिन्होंने नकाब की आड़ में रात के अंधेरे का इस्तेमाल गुनाह छिपाने के लिए किया, अब वो पकड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जेएनयू हिंसा मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों को तलाशने में जुटी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स जेएनयू हिंसा की जिम्मेदारी ले रहा है और खुलेआम आगे भी इसी तरह की मारपीट की धमकी भी दे रहा है। जेएनयू में 2.5 घंटे का कोहराम मचाने वाले कौन?
जेएनयू में लाठी डंडों वाले गुंडे कौन? जेएनयू में मारपीट करने वाले नकाबपोश कौन? दो दिन हो गए दिल्ली पुलिस इन सवालों में उलझी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर जांच की जा रही है, लेकिन जेएनयू में खून खराबा करने वाले गुंडों का सुराग तक नहीं मिला है। इस बीच एक शख्स ने सोशल साइट पर एक वीडियो डाल दिया और दावा कर दिया कि लाठी डंडे वाले गैंग का सरगना वही है। हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहां कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। अब इस शख्स के बारे में आपको बताते हैं जो खुलेआम जेएनयू में मारपीट की जिम्मेदारी ले रहा है। इस शख्स का नाम है भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी। ये खुद को हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष बताता है। माथे पर टीका और पीछे हिंदू रक्षा दल का बैनर, जिसके आगे खड़ा होकर इसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें कई बार हकलाते हुए जेएनयू हिंसा की जिम्मेदारी ली, मारपीट करने वालों को हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता बताया और आगे भी कई और यूनिवर्सिटी में इसी तरह की जरूरत भरी धमकी दे डाली। पहले से हम लोग अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ऐसी गतिविधियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कल की जो जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल लेता है। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ जिसमें पिंकी चौधरी जेएनयू कांड की जिम्मेदारी ले रहा है। अब इसमें कितना सच है ये तो नहीं पता। इस बीच पुलिस इस शख्स की जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक पिंकी चौधरी गिरफ्तार नहीं किया गया है। शायद यही वजह है कि पिंकी चौधरी जैसे लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सुनिए कैसे ये शख्स कानून की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहा है। हम ये मानसिकता का परिवर्तन करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कोई भी अगर देश विरोधी नारे लगाएगा तो वो इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना उसको पड़ेगा। हमारे देश में अगर रहते हैं, हमारे खाते हैं, हमारी ही शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारे देश के हित में ही उन्हें बात करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे इसी तरीके से आगे भी कार्रवाई करेंगे। पिंकी चौधरी का दावा है कि उसके संगठन के दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू में घुसकर लाठी डंडों से छात्रों की पिटाई की। भारतीय संस्कृति के नाम पर वो इस हिंसा को जायज ठहरा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये, खुलेआम मारपीट का दावा करने वाला पिंकी चौधरी और उसके गुर्गों को हिंसा के वक्त चेहरा ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं पिंकी चौधरी मारपीट करने वाले नकाबपोश का मोहरा बनकर महज ध्यान भटकाने के लिए एक मोहरा भर, या फिर ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकया पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।